Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's class. Today in this class, I am going to teach you about the new chapter, that is 14 from your NCERT Statistics. Let's start. Here I am reading the definition of statistics, a branch of mathematics dealing with the collection, analysis, interpretation and presentation of masses of numerical data. This is basically the definition of statistics. What is statistics? Statistics, a branch of mathematics dealing with the collection, analysis, interpretation and presentation of masses of numerical data. कलेक्शन, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा होते हैं। एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको हम ड्राइव करते हैं सिंपल रिजल्ट्स के लिए। उससे हमें क्या पता लग रहा है, कौन सी नॉलेज गेन हो रही है, दैट विल बी कम इन द पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। एंड देन प्रेजेंटेशन, हम उसको प्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने बार ग्राफ बनाए और हम उसके बाद उसके हिस्टोग्राम्स बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाते हैं, पाई चार्ट्स बनाते हैं। सारे का सारा किस पर डिपेंड होता है? न्यूमेरिकल डाटा पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें अंडर एक ही सिंगल वर्ड के अंडर आ जाती हैं, दैट इज़ अ स्टैटिस्टिक्स। जो अब हम बात करने वाले हैं, जो हमने 9th क्लास में भी स्टूडेंट्स करी है, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर मीन, मीडियन एंड मोड। बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेलिंग यू व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। We generally observe that data of a variable tend to close around some central value. This clustering of data around a central value is called central tendency. क्योंकि हम बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम जितना भी डाटा कलेक्ट करते हैं, जितना भी इसको जनरलाइज करते हैं, सब कुछ हम एक सेंट्रल वैल्यू के अराउंड करते हैं। We generally observe that data of a variable tend to cluster मतलब गुच्छा around some central value. This clustering of data around a central value is called a central tendency. जो उसके central value के near about सब कुछ डाटा उसके एग्जिस्ट करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? central tendency. The measure of central tendency is find the central value is। 3 मेथड होते हैं central tendency, central value निकालने के। We already studied in the 9th class mean, median, mode. But in the 9th class we studied for a ungrouped data. Now in the 10th class, in this chapter we shall discuss about mean, median, mode. But for is the difference between 9th and 10th class statistics. In a 9th class we studied about ungrouped data for mean, median and mode. Now in 10th class we are going to study about mean, median. Now here is some definitions of mean, median, mode in a very simple language to understand. मीन मीन्स एवरेज। एवरेज मीन्स हम स्टूडेंट्स हम निकालते हैं, जितने भी आइटम्स दिए होते हैं हम सबको प्लस करते हैं और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज निकल जाती है। जैसे हम अपने मार्क्स निकालना चाहते हैं 5 सब्जेक्ट्स के, तो हम क्या करते हैं, 5 सब्जेक्ट्स के इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और हिंदी के सारे मार्क्स ऐड कर देते हैं और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज आ जाती है। तो मीन का मतलब होता है एवरेज, और मीन को स्टूडेंट्स हम डिनोट करेंगे एक्स बार से। मीडियन होता है मिडल मोस्ट टर्म। आपको पता होगा हम लोग 9th क्लास में डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर हम उसमें से वैल्यू निकालते थे। मिडल मोस्ट टर्म जो बिल्कुल सेंटर वाली टर्म है, दैट विल बी नोन एज अ मीडियन। मोड मीन्स मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मोड। तो मीन मीन्स एवरेज, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। मीडियन मीन्स मिडल मोस्ट टर्म और मोड मीन्स मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपने याद करना है, इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। रिलेशंस बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, इनके बीच में क्या संबंध है, तो वो हम इस फॉर्मूले से लर्न कर सकते हैं। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है और अपनी मेमोरी में कमिट करना है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो दैट्स ऑल विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। हमें इस चैप्टर के अंदर अब क्या करना है, हमारा बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस है इस चैप्टर के लिए। हमारे इस सेशन के लिए 4 एक्सरसाइजेज हैं आपकी एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स, उसमें से हमारी
एक एक्सरसाइज कट गई है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मीन पर है, और जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो हमारी मोड पर है, और जो थर्ड एक्सरसाइज है वो हमारी मीडियन पर है। इसमें से हमारी जो 13.4 एक्सरसाइज है ऑगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, वो इस साल के लिए स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में से डिडक्ट हो गई है, सिर्फ इसी साल के सेशन के लिए, ड्यू टू कोविड-19। आपको पता है 19 आपको पता है कि सिलेबस हमारा कम हुआ है, तो इसीलिए वो एक्सरसाइज कट गई है। और देखो जो स्टूडेंट्स मैं आपको फॉर्मूला बता रही थी वो आपकी एनसीईआरटी में भी फॉर्मूला गिवन है पेज नंबर 286 पर, that is known as the empirical relationship between the three measure। 3 median is equal to mode minus 2 mean, तो मैंने लिखा था mode is equal to 3 median minus 2 mean, तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो आप इसको एक अच्छी तरीके से लर्न करेंगे इस फॉर्मूले को, और आपकी सिलेबस में से इस साल के लिए ये 14.4 एक्सरसाइज है, ये आपने नहीं करनी, ये आपके सिलेबस में से डिडक्ट हो गई है। तो अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं 14.1 एक्सरसाइज की। जो 14.1 एक्सरसाइज है स्टूडेंट वो हमारी बेस्ड है मीन के ऊपर। जो 14.1 एक्सरसाइज है वो हमारी बेस्ड है मीन के ऊपर। हमें सारे ही सम्स का स्टूडेंट इसमें मीन कैलकुलेट करना है, और मीन को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड है, और उसमें से भी हमारा एक मेथड इस साल के लिए सिलेबस में से डिडक्ट हो गया है। अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत इजी मेथड रह गई है। मीन फॉर ए ग्रुप डाटा, हम बात कर रहे हैं 14.1 एक्सरसाइज की स्टूडेंट्स, ठीक है। और 14.1 एक्सरसाइज में हमें सिर्फ मीन फाइंड आउट करना है, और जो मीन हमें निकालना है स्टूडेंट्स, और उस मीन के लिए भी हमें सिर्फ हमारे पास टोटल 3 मेथड हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में से एक मेथड कट गया। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मीन को फाइंड आउट करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड इज अज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। ये हमें नहीं करना, आप ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स मुझे, ये हमें नहीं करना, ये हमारे सिलेबस में से इस साल के लिए कट गया है। तो हमें सिर्फ मीन के 2 ही मेथड्स प्रिपेयर करने हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। हमें सिर्फ ये 2 मेथड प्रिपेयर करने हैं 2020 और 21 के सेशन के लिए स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड। आपने देखा होगा स्क्रीन पे फॉर्मूला नजर आ रहा है, एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड की। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द फर्स्ट मेथड, दैट इज अ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का स्टूडेंट फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। मैं आपको बहुत इजी फॉर्मूले करवाऊंगी आपकी बुक के कंपैरेटिव। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ। सो स्टूडेंट्स ये जो इस तरह का साइन डाला है इसका मतलब समीशन होता है, और सिग्मा बोलते हैं। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है सम ऑफ। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको बनाना है जैसे मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड एम मीन्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपको निकालना आता ही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। अब आप देखेंगे आपको सारे सम 14.1 एक्सरसाइज के सारे सम आपको इसी मेथड से करने हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक टेबल होता है, आप अपनी एनसीईआरटी को भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट सम है, देखो आपके पास टेबल है, ये नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, ये क्लास इंटरवल है, और नीचे जो नंबर ऑफ हाउसेज हो गए ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो हर एक सम में आपके पास क्लास इंटरवल है और हर एक सम में आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो सिंपल सबसे पहले आपको मिड पॉइंट निकालना है स्टूडेंट। सबसे पहले सिंपल आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकलता है अब आपको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ये आपका पॉइंट्स में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपका सिंपल आएगा, पॉइंट्स में भी आ सकता है। कैसे निकलेगा, यहाँ देखेंगे मैं 0 प्लस 10/2, तो 10/2 मैंने कैंसिल किया तो क्या निकला 5। अगले का मिड पॉइंट निकालेंगे, कैसे निकलेगा 10 प्लस 20/2, जब उसको कैंसिल करेंगे